नमस्कार। आप सबका पोटभरे क्लासेस में स्वागत है। मैं अशोक पोटभरे। प्रतियोगिता परीक्षा की जानकारी की श्रृंखला में मैं आज आप लोगों को रेलवे में जो जॉब प्राप्त कैसे करते हैं, जिसका प्रमुख विषय आज मेरा रहेगा लोको पायलट कैसे बनते हैं। मेरे द्वारा ये जो जानकारी दी जाती है वीडियो के माध्यम से, जिसका मेरा मुख्य उद्देश्य है छात्रों को, आने वाले नई पीढ़ी को, आने वाले रोजगारों के संबंध में या विभिन्न संस्थाओं के द्वारा आने वाले पदों के संबंध में जानकारी देना है, जागरूकता लाना है। मैं विभिन्न स्रोतों से जानकारी हासिल कर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जब उनकी वैकेंसीज आती है तो उसके साथ में अधिसूचना भी जारी की जाती है। तो अधिसूचना में सभी संस्थाओं के नियम, सिद्धांत, इनके लिए लागू होने वाली जो भी बातें हैं वो आपको अधिसूचना में जारी की जाती है। तो वही नियम और शर्तें आप लोगों को लागू किए जाएंगे। मैं आप लोगों को एक जनरल आइडिया के रूप में आप लोगों को जानकारी देता हूं, तो उस जानकारी से और अधिसूचना में जारी जानकारी में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, तो उसे अवश्य देख लेंगे। तो आज मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं रेलवे में जॉब कैसे प्राप्त करते हैं, इससे संबंधित। तो आज सन 1853 में 1853 में रेल भारत में प्रारंभ हुई। उस समय से लेकर के वर्तमान में आधुनिक भारत में रेलवे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है, परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में हमारा रेल जो है, भारतीय रेल, इंडियन रेलवे एशिया में नंबर 1 का नेटवर्क है और पूरे दुनिया में चौथे नंबर का नेटवर्क है। भारत में रेल का संचालन रेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। रेल को संचालित करने में लाखों कर्मचारी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और आज के समय में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली जो संस्था है वो रेलवे है। और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं रेलवे में जॉब करूं, नौकरी करूं। तो आप रेलवे में किस प्रकार नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं, और रेलवे के द्वारा किस किस प्रकार की जॉब दी जाती है, किस किस प्रकार के जॉब में नियुक्तियां की जाती है। तो रेलवे के द्वारा सर्विस को 4 ग्रेड में बांटा गया है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी। तो ग्रेड ए में अधिकारी पद के पोस्ट आते हैं, मैनेजर्स पद के पोस्ट आते हैं। तो इनमें जो अधिकारी वर्ग के जो पद आते हैं वो कौन कौन से पद हैं, और यहाँ पर रेलवे में 2 प्रकार के पद है। एक है आपका टेक्निकल पद और दूसरा है नॉन टेक्निकल। जो टेक्निकल पद होते हैं उसमें आप लोगों को ITI या डिप्लोमा या BE या BTech की मांग करता है, और नॉन टेक्निकल में जनरल जो ग्रेजुएशंस होते हैं उनको वो पात्र होते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि ग्रेड 1 में अभी वर्तमान में कौन कौन से पद पे नियुक्तियां की जाती है। तो जिसमें ग्रेड 1 के पद में टेक्निकल के जो पद है उसमें है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मेडिकल इंजीनियर, ये आपके टेक्निकल पद है। और नॉन टेक्निकल पद में है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस और रेलवे प्रोडक्शन फोर्स। तो ये जो हमारे अधिकारी वर्ग के पद है, जनरली इसमें स्नातक डिग्री इसमें योग्यता होती है, और इसके संबंध में हमारा अगला वीडियो में मैं आपको विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे। ग्रेड बी में रेलवे के द्वारा किसी प्रकार के वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, कोई ज्वाइनिंग नहीं ली जाती है, ये प्रमोशन पद है। इनमें जैसे मुख्यतः पद होते हैं, चीफ यार्ड मास्टर है, स्टेशन सुपरवाइजर है। तो इस प्रकार के कुछ पदे हैं जो ग्रेड बी में आते हैं, जिनका रेलवे के द्वारा
नियुक्ति नहीं की जाती है, प्रमोशन पद होते हैं जिसको ग्रेड सी से प्रमोट किया जाता है। उसके पश्चात हमारा आता है ग्रेड सी, जिसमें लाखों वैकेंसीज आती हैं, उनमें टेक्निकल्स और नॉन टेक्निकल्स। तो टेक्निकल्स में कौन कौन से पद आते हैं, जिनमें आपका है जेई जूनियर इंजीनियर, जिसमें आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल्स में जो आपने डिप्लोमा लिए हैं या जो डिग्री किए हैं तो वो इसके पात्र होते हैं। दूसरा हमारा आता है सहायक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो इसमें आ जाते हैं। तीसरा पद होता है टेक्निकल का। तो इन तीनों पदों के लिए आपको क्या आवश्यकता पड़ती है, आईटीआई या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक से या बी या बीटेक। अगले हमारे पोस्ट होते हैं नॉन टेक्निकल पद, जिसमें नॉर्मल 10th या 12th, कई एग्जाम्स में ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। तो हमारे पद हैं सीनियर कमर्शियल क्लर्क कम टिकट कलेक्टर्स, टिकट चेकर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड। तो इसमें हमारे दो पद हैं, जिसमें हमको स्टेशन मास्टर और गुड गार्ड्स में स्नातक डिग्री की आवश्यकता होती है, और हमारे कुछ पद हैं जो 10th स्तर पे भी है और 12th स्तर पे के भी स्टूडेंट इसको परीक्षा दे सकते हैं। इसमें किसी टेक्निकल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, नॉन टेक्निकल पोस्ट कहते हैं। उसके पश्चात हमारा आता है ग्रेड डी, जिसमें हमारे मुख्य पद होते हैं हेल्पर, हॉस्पिटल अटेंडर्स, गेटमैन, पॉइंट्समैन, पोर्टर, ट्रैक मेंटेनर्स। तो इनके बारे में भी मैं आप लोगों को ग्रेड सी और ग्रेड डी के बारे में भी, हर पदों के बारे में मैं आने वाली वीडियो में बारी बारी से एक एक पद के बारे में विस्तार से जानकारी आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा या जानकारी दूंगा। आज का हमारा है शीर्षक है सहायक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। ये टेक्निकल पद है, तो इसमें समस्त टेक्निकल स्टूडेंट ही इसके क्या है, पात्र है। तो इनमें क्या योग्यता होती है, ये क्या पद होता है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, इसका पेपर कैसे होता है, आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम इसके लिए लोको पायलट होता क्या है। तो जिस प्रकार प्लेन को चलाने के लिए एक पायलट की आवश्यकता पड़ती है और इसको एक सहायक की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार जो ट्रक को ऑपरेट करने में, ट्रक को चलाने में ट्रक ड्राइवर्स होता है और साथ में उसका असिस्टेंट होता है, ठीक उसी प्रकार ट्रेन को चलाने के लिए भी एक ड्राइवर्स होता है जो पायलट कहलाता है, और उसके साथ में क्या होता है, एक सहायक होता है जो असिस्टेंट लोको पायलट कहलाता है। तो यहाँ पे नियुक्ति जो होती है असिस्टेंट लोको पायलट की होती है, और उसके 8 से 10 साल सर्विस पूर्ण होने के पश्चात वो क्या बन जाता है, पायलट हो जाता है, ड्राइवर हो जाता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक डीजल लोको पायलट होता है और एक इलेक्ट्रिक लोको पायलट्स होते हैं। तो ये असिस्टेंट लोको पायलट की नियुक्ति होती है। तो इसकी योग्यता क्या है, तो इसके लिए 10th पास मैट्रिकुलेशन प्लस इसके साथ क्या होना अनिवार्य है, आईटीआई। तो आईटीआई 16 ट्रेडों में मान्य है, जिसमें मुख्य पद है फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिकल्स है। तो बहुत सारे पद हैं, तो पद इसके लिए पात्र है। लेकिन ये आईटीआई की डिग्री या आईटीआई का जो आपको डिप्लोमा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता होना चाहिए। एनसीटीवी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है और एससीटीवी जो स्टेट गवर्नमेंट की संस्था है, इससे आपकी आईटीआई की डिग्री क्या होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा डिप्लोमा, आप पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर सकते हैं। तो डिप्लोमा और बी और बीटेक, अगर आपने बी या बीटेक किए हैं तो भी आप इसके पात्र हैं। तो इनमें 4 ही जो ब्रांचेस हैं, जो ट्रेड है, वही पात्र रखते हैं, जिनमें मुख्य हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। इनकी सब ब्रांच हो सकती है। तो इन्हीं से रिलेटेड ही कैंडिडेट इसके लिए क्या माने गए हैं, पात्र माने गए हैं। तो इसमें अगर किसी ने सिविल में इंजीनियरिंग किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो इसके लिए पात्र नहीं है। इसके लिए आपका एज ग्रुप, तो सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए उम्र है 18 to 30। इसमें
चेंजेस होते रहता है। कहीं पे इसके पूर्व में 28 था, 30 हुआ, कई कह रहे हैं कि 31 है। तो इसमें आपके जो अधिसूचना जारी होगी वहां पे आपको एज ग्रुप बता दिया जाएगा। और नियमानुसार ओबीसी को +3 मिलता है, SC ST को +5, और अन्य जो है उनको सबको नियमानुसार जो छूट के पात्रता रखते हैं उनको छूट मिलेगी। इसमें मेडिकल बहुत अनिवार्य है। बिना चश्मे के अगर आंख में अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप इसके पात्र नहीं हैं। तो इसलिए जो चश्मा लगा हुआ है और जिनको बिना चश्मे के आप इसके बिना चश्मे के विजुअल स्टार कार्ड 6x6 6x86 होना चाहिए। अगर आप ये नहीं है तो आप पात्रता नहीं रखेंगे। इसलिए आप अपना इसकी तैयारी करने के पूर्व, इस पे पायलट बनने के पूर्व अब अपने आंखों की पहले जांच करा ले, और कलर ब्लाइंड भी, विजुअल भी नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया, तो इसके लिए जब वैकेंसीज आती है तो उस समय आपको 1 महीने का समय इस फॉर्म को फिलअप करने का रहता है। ये विभिन्न जोनों में बटा हुआ है, हर जोन के अलग अलग आपके वैकेंसीज रहते हैं। तो आपको पूरे भारत में किसी एक जोन में ही अप्लाई करना होता है। तो आप अपने चॉइस से किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी जो प्रोसेस होती है पूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन फीस आदि जमा होती है, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद इनके द्वारा, रेलवे के द्वारा डेट डिक्लेयर किया जाता है एग्जाम की। तो रेलवे के द्वारा इस संबंध में 3 चयन प्रक्रिया जो है उसमें 3 स्टेप की एग्जामिनेशन होती है। एक होता है CBT1 जिसको कहा जाता है, ये एक्चुअल में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये पूरे टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट है और कंप्यूटर के माध्यम से होंगे। ऑफलाइन टेस्ट सब क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो इसमें इसको हम एक प्रकार से प्री एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा भी कह सकते हैं। और आने वाले समय में जो नई नीति आई है, एक देश एक परीक्षा, जिसमें आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है CPT। तो भविष्य में आप लोगों को इसमें कॉमन टेस्ट होगा जो हर एग्जाम में आपको क्या आएगा, काम आएगा। रेलवे में, बैंक में, SSC में, सभी स्थान पे काम आएगा। लेकिन प्रेजेंट में रेलवे के द्वारा अलग से जो परीक्षा ली जा रही है CBT1 कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम प्री टेस्ट कह सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा कह सकते हैं। जब आप प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हो जाते हैं तो आपको CBT2 अर्थात मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। और मुख्य परीक्षा के साथ आपको अगर उसमें क्लियर हो जाते हैं तो CBT अर्थात साइको टेस्ट होता है। तो असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम 3 स्टेप में होती है। हम देखते हैं पहला स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप आप था CBT1 कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो एक प्रकार से क्वालिफाई टेस्ट भी है। जो इसमें क्वालिफाई करेगा वो सेकंड परीक्षा के लिए योग्य माना जाएगा, पात्रता होगी। तो इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो परीक्षा होगी उसमें प्रश्नों की संख्या 75 होगी, 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्नों पर 1 अंक होगा और आपको समय मिलेगा 60 मिनट, 1 घंटा। तो 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये माइनस मार्किंग है। राइट क्वेश्चंस में अगर आप रॉन्ग करते हो तो राइट क्वेश्चन में से 1/3 क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसमें जो 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो उन 4 सब्जेक्ट में आपका गणित है, मैथ्स है, जनरल मैथ्स, दूसरा है सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टेस्ट, तीसरा है हमारा बुनियादी शिक्षा व इंजीनियरिंग, बेसिक एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग, एंड चौथा पेपर आता है जनरल सामान्य जागरूकता, जिसको हम यहां पे कहते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो ये 4 पेपर आपको पूछे जाएंगे और 4 पेपर्स में लगभग आपको मैथ्स में से 20 क्वेश्चंस के आसपास रहेंगे और आपका रीजनिंग में से 25 क्वेश्चंस रहेंगे और आपका बुनियादी शिक्षा इंजीनियरिंग में से 20 प्रश्न रहेंगे और जनरल अवेयरनेस में से आपके क्या पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन 75 प्रश्नों में से 75 में से आपको क्या करना पड़ेगा, एक
क्वालिफाई या आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और रेलवे के द्वारा एक कटआउट डिक्लेयर किया जाता है। तो मैं बता दूं, इन परीक्षाओं के लिए करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं और ये परीक्षा लगभग कई बैचों में 1 महीने तक चलती है। तो ऐसी स्थिति में कई बैच में कुछ क्वेश्चंस इजी आ जाते हैं, सरल आ जाते हैं, और कुछ बैच में क्या आ जाते हैं, कठिन आ जाते हैं। तो इसके लिए रेलवे क्या करता है, इसको नॉर्मलाइजेशन करता है, और नॉर्मलाइजेशन करने से जो कठिन प्रश्न पत्र आया था उन स्टूडेंट के नंबर 10 से 15 नंबर बढ़ जाते हैं, और जिनके पेपर इजी आए थे उनके 10 से 15 नंबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये रेलवे के एक अपने सिस्टम्स हैं। तो इस सिस्टम के आधार पर नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका कट आउट डिक्लेयर होगा। हो सकता है वो कट आउट 65 हो, 75 में है तो 65 हो सकता है, 62 हो सकता है, 60 हो सकता है। ये मान के चलिए 60 प्लस वाले ही नॉर्मली क्या होते हैं, क्वालिफाई माने जाते हैं। तो इस तरह से आपको इस पेपर में आपको लगभग आपको 60 से ऊपर अंक लाने होंगे। अगर आप 60 से ऊपर अंक ला लेते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, पहली परीक्षा प्री निकाल लेंगे। आप किसके लिए क्वालिफाई हो गए हैं, CBT 2 मुख्य परीक्षा के लिए क्या हो गए, क्वालिफाई हो चुके हैं। तो आपके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद आपकी क्या होगी, मुख्य एग्जाम होगी, मेन एग्जाम होगी। ये जो मेन एग्जाम होती है वो 2 सेक्शन में बटे हुए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो होता है उसमें आपको प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक है। इनकी संख्या अंक पूरे कुल 100 हैं, और आपको इसमें समय मिलता है 90 मिनट, अर्थात 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे आपको मिलेंगे। 1.5 घंटे 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो इसकी भी जो आपके ऊपर आपने जो सब्जेक्ट देखे वही सब्जेक्ट है। जनरल मैथ्स, सामान्य गणित, सामान्य बुद्धि व तर्कशक्ति, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, बुनियादी विज्ञान व इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड सामान्य जागरूकता, जिसमें आपको क्या हो जाता है, आपको क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, और साथ में करंट अफेयर्स के बारे में आपको जानकारी पूछी जाती है। तो इनमें जनरल गणित में आपके क्या रहते हैं, तो गणित में आपको 9 to 10, ये मान लीजिए 8th से लेकर के 10th तक आपने जो भी गणित पढ़े हैं एनसीईआरटी के, आप बुक को फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक जिसमें आपने क्या पढ़े हो, आपने 8th, 9th, 10th, जिसमें मुख्य रूप से हमारे मैथ्स आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका कमीशन, आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम, और इसके बाद आपका आ जाता है इंटरेस्ट, है ना, जय आपका आ जाएगा, आपका बीजगणित आ जाएगा, अंक गणित आ जाएगा, स्टैटिक्स का पोर्शन आएगा, ज्योमेट्रिक्स आ जाएगा। तो आप ये मान लीजिए 9th और 10th में आप जितना भी मैथ्स पढ़े हैं वो कंप्लीटेड मैथ्स इसमें आपको सिलेबस में रखा गया है। इसकी सिलेबस का मैं स्लाइड आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो वहां आपका इसका क्या मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति, रीजनिंग का आपका होता है, इसके भी सिलेबस में आपको अवेलेबल करा दूंगा। और बुनियादी विज्ञान व इंजीनियरिंग, ये जो है आपको साइंस से रिलेटेड है। इसमें आपको विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और साथ में जो भी आपने ट्रेड किए हो, आईटीआई में जितने ट्रेड हैं, या आपका मेडिकल में और डिप्लोमा में जो आपने ट्रेड किए हो, उन सबसे ट्रेड से रिलेटेड प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और सामान्य जागरूकता में आपको करंट अफेयर्स में, जिसमें आपको राजनीति के संबंध में हो सकता है, खेल के संबंध में हो सकता है, स्पोर्ट्स के संबंध में हो सकता है, और वर्तमान में जो घटनाक्रम घट रही है उनके संबंध में आपको इसमें प्रश्न पूछता है। तो आपको ज्यादा मेहनत किसमें करना है, मैथ्स में करना है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस लगभग आपके किसमें से आते हैं, मैथ्स से आते हैं। और आपको तर्क शक्ति, रीजनिंग में मेहनत करना है, जिसमें लगभग आपको 25 प्रश्न आते हैं। और आपके लिए बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग में जो इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के छात्र हैं उनको इस पे कम मेहनत करनी होती है, लेकिन जो आईटीआई से आए हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस भाग में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां आप ज्यादा मेहनत कीजिएगा। और सामान्य जागरूकता में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, केवल 10 प्रश्न लगभग आते हैं। तो इस तरह से आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 अंकों के रहेंगे,
जो मेरिट लिस्ट इसी पार्ट से बनती है और आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांस जो होता है सेक्शन 1 ही बेस रहता है। सेक्शन बी या सेक्शन 2 जिसमें प्रश्नों की संख्या 75 है, प्रत्येक में 1 अंक है और ये भी आपको कितने अंकों का, 75 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी समय आपको कितना मिलेगा, 60 मिनट का समय, 1 घंटे का समय प्राप्त होगा। और ये एग्जाम कंपलसरी एग्जाम है, इसमें कंपलसरी रूप से पास होना है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं, अगर इसमें 90 नंबर ला लेते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, अपात्र घोषित हो जाएंगे। इसलिए इस परीक्षा को कंपलसरी पास होना अनिवार्य है। और ये परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, तो आप जब फर्स्ट परीक्षा पास कर लेते हैं, जब सेकंड के लिए आपसे कुछ फॉर्म भराया फिलअप कराया जाता है, तो उसमें आपसे पूछ लेता है कि आप कौन से ब्रांच से रिलेटेड है और कौन सा ब्रांच आप अटेंड करना चाहते हैं। तो भी जो भी आपका ब्रांच होगा, इलेक्ट्रिकल्स होगा, ऑटोमोबाइल्स होगा, तो आप अपने ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे और ब्रांच से रिलेटेड ही आपको सिलेबस देखना है और उसी से रिलेटेड आपको यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जिस ब्रांच से हैं उस ब्रांच को आपको अटेंड करना है और इसमें 35% अंक लाना कंपलसरी अनिवार्य है। 35% आपको अंक प्राप्त होगा तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, अन्यथा नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, अपात्र घोषित हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसके लिए आपको एसटी, एससी या ओबीसी किसी को कोई छूट नहीं है, सभी स्टूडेंट के लिए 35% आना अनिवार्य है। और जब आपका 35% आएगा तभी आपका ये पेपर क्या माना जाएगा, मान्य माना जाएगा, अन्यथा नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, यहां से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हैं और आपका इस पेपर में आपको मैक्सिमम अंक जो डिक्लेयर किया गया है, जो अगर वो क्लियर हो जाते हैं, कट आउट डिक्लेयर हो जाता है, तो आप सीबीटी 3 के लिए पात्र हो जाते हैं। सीबीटी 3 जो है साइको टेस्ट है। पहले यह साइको टेस्ट होता था जिसको आजकल क्या आ गया, कंप्यूटराइज कर दिया गया। इसमें 5 से 7 8 पेपर्स होते हैं, 12 पेपर्स होते हैं, जिसमें किसी 5 पेपर्स में आपको क्लियर होना रहता है। तो इसका भी आपको क्या मिल जाएगा, आपको सिलेबस मिल जाएगी। आपको यहाँ 1 से 1.5 महीना आपको टाइम मिल जाता है, तो इस बीच में आप इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपका 100 नंबर का है और ये 50 नंबर का है, तो मान लीजिए 100 में आपको 70% में 70 नंबर मिला है, तो 70 नंबर का 70% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जितना मार्क्स आपको मिला हुआ है उसका आपका 70%। और सीबीटी क्वालिफाइड टेस्ट में, साइको टेस्ट में आपको 50 में जितना नंबर मिला होगा उसका 30%, मतलब इसका 70% और इसका 30%, दोनों को मिला करके आपकी मेरिट लिस्ट लास्ट में कटआउट जारी होगा। और अगर आप मेरिट लिस्ट में कटआउट से अगर आपका अधिक नंबर आ जाता है, इसका मतलब आप असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम आपने पास कर चुके हो, आपका सिलेक्शन हो चुका है। और उसके बाद आपकी अगली प्रक्रिया होगी मेडिकल की। तो मेडिकल्स में यहां पे सबसे ज्यादा जोर मेडिकल में किसका है, आंख का है। तो यहां पे बिना चश्मा के आपको विजुअल स्टार कार्ड 6/6 6/6 पास होना अनिवार्य है। अगर आप आंख के मेडिकल से आपके आंख सही है तो आप मेडिकल पास हो जाएंगे। और उसके पश्चात आपके जो भी सर्टिफिकेट्स है, जो भी आपने वहां प्रेजेंट किए हो, 10th की, 12th की, डिप्लोमा की या इंजीनियरिंग की डिग्री, तो उसका क्या होगा, वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि नाम में किसी प्रकार की गलती ना हो, पहले से आप चेक कर लीजिए, उसके पहले ही सुधरवा लीजिए। नाम सही होना चाहिए, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ। अगर मान लीजिए कई बार नाम में गलती हो जाती है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम लिखा है राम प्रसाद, लेकिन किसी मार्कशीट में राम प्रसाद साहू लिखा है, तो ऐसी स्थिति में आपको एफिडेविट पुटअप कर देंगे तो वो मान्य हो जाता है। तो इस तरह से आपके आरटी क्या होगी, आपके सर्टिफिकेट का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। अगर आप वेरिफिकेशन में सही पाया जाता है तो आपको अगली प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। रेलवे के द्वारा आपको असिस्टेंट ड्राइवर के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये ट्रेनिंग 180 दिन की होती है, 6 माह की ट्रेनिंग्स होती है। अब कंप्लीट आप 6 महीना पूर्ण कर लोगे तो आपको पद स्थापना कर दिया जाएगा, निर्धारित किसी एक जगह में आपको ड्यूटी दे दी जाएगी।
और इसमें लगभग असिस्टेंट ड्राइवर्स में जो स्केल है 5,200 से 20,000 है, 1,900 रुपए ग्रेड पे है। हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो गया होगा। और लगभग आपको 30 से 32,000 रुपए आपको स्टार्टिंग से सैलरी मिलना प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो बच्चों क्या था, आपकी जानकारी थी। तो बिना संघर्ष के आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 साल की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, संघर्ष करना होगा। तो हमारे संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। तो आप भी संघर्ष को स्वीकार कीजिए, असिस्टेंट पायलट ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो जाइए और इससे संबंधित जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अपनी प्रिपरेशन तैयारी चालू कर दीजिए। इसकी कोचिंग्स लगती है, यूट्यूब में इसके संबंधित बहुत सी जानकारियां हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और आप बेस्ट ऑफ लक, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो नमस्कार, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, इसकी सूचना दीजिए, जानकारी दीजिए। अगर मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के विभिन्न पदों के बारे में अन्य वीडियो के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होते रहेंगी। नमस्कार।